1963 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक ऐसा हथियार पेश किया जो लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं बल्कि युद्ध खत्म करने के लिए था। एक ऐसा हथियार जो इतना क्रूर था कि वह परमाणु वारहेड दाग सकता था। ऐसे प्रक्षेप्य जिनकी शक्ति हिरोशिमा बम से लगभग 3 गुना थी, सोवियत सेना की टुकड़ियों के खिलाफ। दशकों तक वो वहीं तैनात रही, तैयार। उस दिन का इंतजार किया जिसके कभी न आने की दुआ सब करते थे। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिकियों ने इस हथियार को रिटायर कर दिया, बैरल्स को निकाला, काटा और उन्हें अब तक के सबसे विनाशकारी बमों में बदल दिया जिन्हें कभी किसी विमान से गिराया गया था। ये बम इतने ताकतवर थे कि 30 मीटर से ज्यादा जमीन और 6 मीटर कंक्रीट को भेद सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी का अंत हो गया हो। लेकिन फिर अक्टूबर 2025 में ग्रीस और चेक गणराज्य के बीच एक चुपचाप किया गया समझौता हुआ। इनमें से 60 हथियार जो 1980 के दशक से ग्रीस के गोदामों में पड़े थे, यूक्रेन भेजे जाएंगे, बिना मरम्मत या आधुनिकीकरण जैसी हालत में थे। फिर अप्रैल 2026 में 52वीं यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। लगभग छुपा हुआ उपकरणों की एक सूची के बीच में वह नाम दिखाई दिया, M110A। ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो लोग युद्ध को समझते हैं वे उसी समय रुक गए, क्योंकि वह हथियार जिसे अमेरिका ने सोवियत सेना को हराने के लिए बनाया था फिर से युद्ध मैदान में आ गया है। अब इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हो रहा है, उसी सेना के खिलाफ जिसके विनाश के लिए इसे बनाया गया था। रूस और यूक्रेन दोनों को इसकी उम्मीद नहीं थी और ये हथियार जो कर सकता है वो इस युद्ध को ऐसे तरीके से बदल देगा जिसे बहुत कम लोग अभी समझ पा रहे हैं। आइए जानते हैं ये हथियार क्या है। M110 अमेरिका का सबसे बड़ा स्वचालित हौवित्जर है जिसे उन्होंने मैदान में उतारा है। ये मूल रूप से एक विशाल तोप है जिसे एक ट्रैक वाले वाहन पर लगाया गया है, जैसे कि एक टैंक। एक हथियार जिसे हर आधुनिक सेना ने छोड़ दिया है, जिसे अब कोई नाटो देश नहीं चाहता था, जिसे खुद ग्रीक लोगों ने सैन्य रूप से अनावश्यक उपकरण कहा था। फिर भी जब वो यूक्रेन पहुंची, युद्ध जानने वालों ने समझा कि यह अस्वीकृत हथियार खेल बदल सकता है। कारण ये 90 किलो के गोले दागता है, लगभग एक वयस्क व्यक्ति के वजन के बराबर, 30 किलोमीटर तक की दूरी पर। ये ट्रैक्स पर चलता है। इसमें 405 हॉर्स पावर का इंजन है। ये गोली चला सकता है, फिर जगह बदलकर फिर से गोली चला सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहां से आई। यह आधुनिक नहीं है, यह सुंदर नहीं है, इसमें आधुनिक तकनीक नहीं है, लेकिन ये ऐसी तबाही मचाता है जो बहुत कम हथियार कर सकते हैं। लेकिन इस हथियार के बारे में एक बात है जिसे लगभग कोई नहीं बताता, और जब आप जानेंगे तो समझ जाएंगे कि M110 सिर्फ एक और पुरानी तोप नहीं है। मुख्य कारण जिसकी वजह से यह इतनी लंबी सेवा में रहा वह पारंपरिक विस्फोटकों के साथ इसकी सामान्य मारक क्षमता नहीं थी, यह इसकी सामरिक परमाणु वारहेड दागने की क्षमता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2000 परमाणु प्रक्षेप्य बनाए जिन्हें W-33 कहा जाता है, जो विशेष रूप से इस हथियार के लिए डिजाइन किए गए थे। इनमें से प्रत्येक प्रक्षेप्य कुछ अनुमानों के अनुसार 40 किलोटन तक का विस्फोट कर सकता था। आपको अंदाजा देने के लिए हिरोशिमा को नष्ट करने वाला बम 15 किलोटन का था, यानी M110 की एक ही गोली लगभग 3 गुना ज्यादा तबाही मचा सकती थी। यही इसका मकसद था। अगर सोवियत संघ यूरोप पर हमला करता तो M110 उसका जवाब होता। सामरिक परमाणु विनाश, ट्रैक वाली तोप से दागी जाने वाली। लेकिन शीत युद्ध खत्म हो गया और M110 को रिटायर कर दिया गया। लेकिन इस हथियार के साथ बाद में जो हुआ वो लगभग उतना ही प्रभावशाली है जितना खुद ये हथियार। ये कहानी का वो हिस्सा है जो कोई नहीं बताता। 1990 के दशक में जब अमेरिकियों ने M110 सेवा से हटाया
तो उन्होंने सब कुछ नहीं फेंका। उन्होंने तोपों के बैरल अपने पास रखे। और जानते हो उन्होंने उनके साथ क्या किया? कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अमेरिकी इंजीनियरों ने उन विशाल तोपों की नलियों को देखा और एक आइडिया आया। उन्होंने उन नलियों को काटा, उन्हें विस्फोटकों से भर दिया और एक बम बनाया जिसे GBU-28 कहा जाता है, जिसे बंकर बस्टर के नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध सैन्य बंकर नष्ट करने वाली बम है। ये बम केवल 2 हफ्तों में गल्फ युद्ध के दौरान विकसित किया गया था। अमेरिकियों को पता चला कि उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो सद्दाम हुसैन के किलेबंद भूमिगत सैन्य बंकरों को भेज सके। समाधान ये निकाला गया कि M110 के पाइप लिए जाएं, उन्हें 2 टन के बम के खोल में बदला जाए और फिर उसे एक विमान से गिराया जाए। और यह काम कर गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, GBU-28 30 मीटर से ज्यादा मिट्टी या 6 मीटर ठोस कंक्रीट में घुस सकती है। खाड़ी युद्ध में सिर्फ 2 ही दागी गई थी। दूसरी ने एक इराकी शेल्टर को सीधा निशाना बनाया। उसने कंक्रीट को भेद दिया और अंदर ही फट गई। वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। बाद में इजराइल ने ऐसी 100 बम खरीदी और बहुत से लोग मानते हैं कि इसका इरादा ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने का था। यानी इस वही हथियार की नलियां जो अब यूक्रेन में हैं, पहले ही रिसाइकल की जा चुकी है ताकि दुनिया के सबसे घातक बम बनाए जा सके। इस होवित्जर में कुछ भी फेंकने लायक नहीं है। ये जिससे भी छूता है वही विनाशकारी बन जाता है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 60 हथियार यूक्रेन के हाथों में कैसे पहुंचे। यह कहानी ग्रीस से जुड़ती है। देखिए, ग्रीस के पास 145 M110 थे अपने गोदामों में। 1980 के दशक के अमेरिकी हथियार जो धीरे धीरे बेकार होते गए क्योंकि देश ने अपने शस्त्रागार को नाटो मानक के अनुसार आधुनिक बनाया। यूनानी सरकार ने इसमें एक अवसर देखा। वे जो चीजें अब जरूरत की नहीं थी उन्हें बेचने वाले थे और उस पैसे से नया उपकरण खरीदने वाले थे। इस पैकेज में 60 हॉविट्जर और 1,50,000 अलग अलग तरह के गोले शामिल थे। ये सब 199 मिलियन यूरो में हुआ। हर M110 की कीमत लगभग 5,20,000 यूरो थी। एथेंस में एक अपार्टमेंट की कीमत, अब इस बारे में सोचो, एक आधुनिक टैंक की कीमत 5 से 10 मिलियन यूरो के बीच होती है। यूक्रेन ने आधा दर्जन टैंकों की कीमत में 60 भारी तोपें हासिल कर ली। यही वो सौदा है जो एक युद्ध की दिशा बदल देता है। ये समझौता सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। यूनानी विपक्ष ने विरोध किया। इनमें से कई हथियार एजियन सागर के ग्रीक द्वीपों पर थे जो तुर्की के तट के बहुत करीब है, एक ऐसा देश जिसके साथ ग्रीस के ऐतिहासिक तनाव है। राजनेताओं ने सवाल उठाया कि क्या देश खुद को कमजोर नहीं कर रहा है जब वह तोपखाना बाहर भेज रहा है, जबकि समुद्र के दूसरी तरफ एक संभावित शत्रुतापूर्ण पड़ोसी है। फिर भी सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया। ग्रीक सैन्य नेतृत्व ने M110 को सैन्य रूप से गैर जरूरी उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया और समझौता हो गया। अब एक बात कहना जरूरी है, ये 60 होवित्जर अकेले एथेंस से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से तक नहीं पहुंच सकते। लॉजिस्टिक्स संभालनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करने होंगे और हथियार फ्रंटलाइन तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी और वे किसी यूरोपीय बंदरगाह पर ना फंस जाएं। और यही वो जगह है जहां इस कहानी का सबसे अप्रत्याशित किरदार आता है, चेक गणराज्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि चेक पहल नामक एक कार्यक्रम है और इस देश ने जो हासिल किया है वह बताने लायक है। देखिए, चेक गणराज्य कोई सैन्य महाशक्ति नहीं है। उसके पास ना यूरोप की सबसे बड़ी सेना है, ना सबसे बड़ा रक्षा बजट। लेकिन चेक राष्ट्रपति ने स्थिति देखकर कार्रवाई तय की। उन्होंने तीसरे देशों से गोला बारूद और हथियार खरीदकर सीधे यूक्रेन को देने का कार्यक्रम शुरू किया और इसके साथ ही यूरोप के इस छोटे से देश ने अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े गोला बारूद आपूर्ति नेटवर्क में से एक तैयार कर दिया। जब से ये शुरू हुआ है, चेक पहल ने यूक्रेन को लगभग 14 देशों से आए हुए
करीब 44 लाख भारी गोला बारूद की इकाइयां पहले ही पहुंचा दी हैं। आपको अंदाजा हो तो युद्ध की शुरुआत में रूस हर एक यूक्रेनी गोले के जवाब में 10 गोले दागता था, 10 बनाम 1। चेक पहल ने इस नुकसान को 5 गुना कम करने में मदद की, 10 बनाम 1 से 2 बनाम 1 कर दिया। इससे युद्ध का मैदान बदल गया। यही संरचना थी जिसने ग्रीक हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचने की अनुमति दी। सिर्फ हॉविट्जर ही नहीं थे, 60M 110 के साथ साथ 50,000 विस्फोटक प्रोजेक्टाइल, 40,000 रॉकेट से चलने वाले प्रोजेक्टाइल और 60,000 क्लस्टर गोला बारूद भी आए। वे जो जमीन पर गिरने से पहले हवा में दर्जनों छोटी छोटी बमों में बट जाती हैं। इससे यूक्रेन को सिर्फ एक हथियार के साथ ढेर सारी विकल्प मिल जाती है। विस्तृत क्षेत्र में विनाश, बढ़ी हुई पहुंच और सैनिकों और वाहनों के खिलाफ ताकत। यह तोपखाना है जिसमें विकल्प है। लेकिन अगर ये सब गलत समय पर आता तो इसका कोई असर नहीं होता और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या आपने सोचा है कि शीत युद्ध के दौर का हथियार आज के युद्ध में इतना फर्क क्यों लाता है? और इसका जवाब, खैर, इसका कारण है सबसे बड़ी रणनीतिक भूल जो रूसी सरकार ने की जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। योजना एक तेज युद्ध की थी, कुछ हफ्तों में कीव पर कब्जा करना, सरकार को गिराना और घर लौट जाना। इसी दांव के आधार पर रूस ने मैदान जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रूस ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना इतनी तेजी से गंवाया कि खुद रूसी जनरल भी सोच नहीं पाए थे कि यह रफ्तार इतनी देर तक रहेगी। लेकिन वह तेज युद्ध कभी हुआ ही नहीं और अब रूस इसकी कीमत चुका रहा है। फरवरी 2022 से यूक्रेन ने लगभग 40,000 रूसी तोपखाने प्रणालियां नष्ट कर दी है। 40,000। जनवरी 2026 में सिर्फ एक महीने में 1,000 से ज्यादा नष्ट किए गए। ये 60 से ज्यादा पूरे तोपखाने बटालियनों के बराबर है। और फिर एक अनिवार्य सवाल उठता है, क्या रूस इस युद्ध को जारी रख पाएगा जब उसके भंडार खत्म हो जाएंगे? ये भंडार क्यों खत्म हो रहे हैं? सोवियत भंडार जो दशकों तक असीमित लगते थे, अब खत्म होने के कगार पर है। युद्ध से पहले जो तोपखाने की तोपें जमा थे, उनमें से केवल 39% ही बचे हैं। रूसी उत्पादन इस कमी को नहीं पूरा कर पा रहा है। मार्च 2026 में रूस ने आक्रमण की शुरुआत के बाद से जनहानि का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ एक महीने में 35,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए। यूक्रेन का 2026 के लिए लक्ष्य है कि इस संख्या को हर महीने 50,000 तक पहुंचाया जाए। और गणना सीधी है, रूस हर महीने 30 से 40,000 सैनिक भर्ती कर सकता है। अगर नुकसान लगातार भर्ती से ज्यादा हो जाता है तो समीकरण उलट जाता है और यही ठीक ठीक हो रहा है। 2026 की पहली तिमाही में रूस ने 90,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए, जबकि भर्ती सिर्फ 80,000 की हुई। हिसाब नहीं मिलता। जब हिसाब मेल नहीं खाता तो हर नया हथियार यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में खून बहाना बढ़ा देता है। सच है कि यूक्रेन को भविष्य के हथियारों की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे हथियारों की जरूरत है जो लगातार बड़ी मात्रा में तबाही मचा सके। और ये 60 होवित्जर और 1.5 लाख गोले ठीक यही काम करते हैं। 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड पहले से ही इन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। जरा सोचिए वो नज़ारा, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में क्रामाटोर्स्क या खार्किव के किसी सेक्टर में लगभग 30 टन का एक होवित्जर एक सुरक्षित जगह पर रुकता है। 13 लोग एक ऐसा हथियार चला रहे हैं जो उनकी उम्र से करीब 2 गुना पुराना है। एक इंसानी शरीर के आकार का गोला लादा जाता है। तोप ऊपर उठती है, फायरिंग की आवाज दूर तक गूंजती है। 90 किलो विस्फोटक रूसी ठिकाने की ओर जाता है और जब तक गोला लगने की पुष्टि भी नहीं होती, M110 पहले ही दूसरी जगह की ओर बढ़ चुका होता है। उसके साथ यूक्रेनी निर्मित बोहदाना होवित्जर और वेम्पायर मल्टीपल लॉन्चर भी काम कर रहे हैं। हर सिस्टम अपनी भूमिका निभाता है। बोहदाना लंबी दूरी पर सटीकता से लक्ष्यों को भेदता है। वेम्पायर
पूरे क्षेत्रों को रॉकेटों से भर देता है और M110 भारी वार करता है। लेकिन जो चीज इस संयोजन को रूसियों के लिए वाकई डरावना बनाती है वो है जो फायरिंग से पहले होता है। यूक्रेनी ड्रोन रूसी लाइनों के ऊपर उड़ते हैं, खाइयों और सैनिकों की भीड़ की पहचान करते हैं और रियल टाइम में निर्देशांक भेजते हैं। तोपखाना निर्देशांक लेकर फायरिंग शुरू करता है और मार्च 2026 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे और भी घातक बना दिया। युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस की तुलना में अधिक ड्रोन हमले किए। अब आसमान में यूक्रेन की निगाहें रूसी निगाहों से ज्यादा हैं। हर अतिरिक्त जोड़ी निगाहें दूसरी तरफ वालों के लिए सजा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपूर्ति यही नहीं रुकनी चाहिए। ग्रीस अभी भी लगभग 85 M110 भेज सकता है। वैश्विक मानचित्र देखकर पता चलता है कि संभावनाएं बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए तुर्की इस समय 219 यूनिट्स को रिटायर कर रहा है ताकि एक अधिक आधुनिक सिस्टम के लिए जगह बनाई जा सके। जॉर्डन 120 यूनिट्स संचालित करता है। पाकिस्तान के पास 140 यूनिट्स हैं। मोरक्को और ताइवान दोनों मिलाकर 130 से अधिक यूनिट्स रखते हैं। 3 महाद्वीपों में फैले सैकड़ों होवित्जर गोदामों में बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इन्हें यूक्रेन भेजने का रास्ता पहले ही खोल दिया गया है। चेक पहल ने साबित किया कि यह काम करती है। इन हथियारों को ले जाने का रास्ता मौजूद है, पैसा भी है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने M110 को शीत युद्ध के सबसे चरम परिदृश्य के लिए बनाया था। सोवियत सेना के खिलाफ सामरिक परमाणु विनाश। 60 साल बाद यह हथियार अब परमाणु वारहेड नहीं चला रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है। और जब उन्होंने M110 को रिटायर कर दिया तो उन्हें लगा कि इस हथियार की कहानी खत्म हो गई है। जब उन्होंने बैरल्स को सैन्य बंकर नष्ट करने वाले बम बनाए तो लगा ये अंतिम अध्याय है। लेकिन यूक्रेन में युद्ध ने इस अंत को फिर से लिख दिया। वह हथियार जो सोवियत सेना को नष्ट करने के लिए बनाया गया था वह फिर से वापस आ गया है। हर दिन रूस जितना तोपखाना खोता है उससे ज्यादा नहीं जुटा पाता और हर महीने हताहतों की संख्या भर्ती से बढ़ जाती है। तब ऐसे हथियार सिर्फ उपयोगी भर नहीं रहते, वे निर्णायक बन जाती हैं। और आखिरकार ये कहानी कुछ ऐसा दिखाती है जो इस युद्ध से भी आगे है। जो एक सेना के लिए कबाड़ है वही किसी दूसरी सेना को बचा सकता है। कई बार वह हथियार जो सब बदल देता है न सबसे आधुनिक होता है, न सबसे महंगा, न सबसे उन्नत। वह वही है जिसकी वापसी की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं जानना चाहता हूं आपकी राय में रूस नुकसान की इस रफ्तार के साथ और कितना समय टिकेगा? कमेंट्स में राय बताएं। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली हो तो इसे उस व्यक्ति से साझा करें जो इस युद्ध को फॉलो करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। ढेर सारा प्यार और अगले वीडियो में मिलते हैं।